नमस्कार। अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। आज बात करेंगे उन खबरों की जो सियासत में तो रहती हैं, सबके सामने रहती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं सियासी पर्दे के पीछे की जो अंदर ही रहती हैं लेकिन वो बाहर नहीं आती हैं। और इसी कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन अंदर की बातों को लेकर जिसको लेकर सियासी चर्चाएं बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, और उन चर्चाओं का आखिर सरोकार कितना लाजमी है और कितना अंतःकरणीय है, ये देखने वाली बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं अंदर की बात। अंदर की बात में आज पहली खबर पे बात करेंगे जो है प्रभारी मंत्रियों को लेकर। आखिर मोहन सरकार के जितने प्रभारी मंत्री हैं उसमें ज्यादातर जो है कद्दावर नेता हैं। कद्दावर नेताओं के पास लगभग दो दो जिले हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है और अंदर की बात यह है कि जितने भी सीनियर प्रभारी मंत्री हैं उनमें से ज्यादातर नेताओं ने अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में लगभग दो दो बैठकें कर चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जिनके पास दो दो जिले हैं और कुछ के पास एक जिले है, लेकिन वो अपने जिलों में बैठकें नहीं कर पाए हैं। आखिर क्या कारण है? क्या अभी तक इतना समय हो चुका है, दो दो बैठकें हो जानी चाहिए थी और उसके बाद जो जिलों की समस्याएं हैं वो भोपाल तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी? क्या रसूखदारों के कारण वहां बैठकें नहीं हो पा रही हैं, या इनको किस तरह की कमी महसूस हो रही है? और दूसरा सबसे बड़ा एक इसमें मुद्दा ये होगा कि क्या इन प्रभारी मंत्रियों की बैठकों की मॉनिटरिंग आखिर कौन करेगा? क्या मॉनिटरिंग, क्या ये प्रभारी मंत्री जो बैठकें करते हैं इसकी जानकारी क्या सीधे मुख्यमंत्री को दी जाती है, या कैसे कौन पदाधिकारी या ऐसा कौन मंत्री है जो इनकी पूरी समग्रता के साथ बात करता हो? क्योंकि आज भी इन बातों को लेकर बड़ी चिंता का विषय होता है, क्योंकि अगर ये जिले की व्यवस्था बनाई गई है, प्रभारी मंत्री को माना जाता है कि वो एक तरह से जिले का मुख्यमंत्री होता है। अगर जिले का मुख्यमंत्री अगर अपने क्षेत्रों के, अपने प्रभार वाले क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण नहीं करा, निपटान नहीं हो पा रहा है, तो आखिर ये तबादले हो चाहे कोई भी समस्या हो उसको लेके बार बार वहां के लोगों या नागरिकों को भोपाल आना पड़ रहा है। तो ये स्वाभाविक तौर से चिंता का विषय। और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये कह चुके हैं कि अब जो है कोई भी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में एक तो रात्रि विश्राम करेगा, वहां के लोगों से मिलेगा, वहां की समस्याओं को समझेगा। आखिर कितना लाजमी है इन लोगों के लिए मुख्यमंत्री की ये बात को सुनना? मुख्यमंत्री ने खुद जो है इंदौर में लगभग 3 बैठकें कर चुके हैं और वो सभी व्यवस्थाओं को पूरे सुचारू संचालन के निर्देश भी दे चुके हैं, लेकिन बावजूद उनके मातहत काम करने वाले मोहन सरकार के जो मंत्री हैं वो आखिर इसमें गंभीरता क्यों नहीं रहे? आज इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा और भाजपा से प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, आखिर एक चूक कहां हो रही है? प्रभारी मंत्रियों को जो बैठकें अभी तक दो दो कर लेनी चाहिए थे, कई सीनियर मिनिस्टर हैं जिनने दो दो बैठकें कर चुके हैं, लेकिन बाकी लोग दो दो बैठकें नहीं कर पाए। खुद मुख्यमंत्री जो है 3 बैठकें कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके माथे पर बल नहीं आ रहा है। देखिए, सभी प्रभारी मंत्रियों के जिन दिन की अभी घोषणा हुई है और लगातार कैबिनेट की जो बैठकें भी हैं वो भी कंटिन्यूसली भोपाल में अलग अलग विषयों पर चल रही हैं। तो हो सकता है कि अभी थोड़ा बहुत डिले हुआ हो, क्योंकि वैसे भी प्रभार का वितरण जो है वो बहुत ज्यादा अभी समय नहीं हुआ है प्रभारी मंत्रियों को भी। तो कुछ कर चुके हैं जो रेगुलरली वो अपने क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में, जैसे अगर मैं ज्यादा दूर का एग्जांपल नहीं लेती हूँ, बट अगर मैं बात करूँ तो हरदा जिले जहाँ से मैं खुद निवास करती हूँ, पहले हमारी माननीय कृष्णा गौर बहन जो है मंत्री जी हैं हमारे स्वतंत्र प्रभार, उन्होंने प्रवास किए। बाद में अचानक जो घोषणा हुई थी जब प्रभारी मंत्री के तौर से, तो विश्वास सारंग जी की हुई और वो 15 अगस्त 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम के जब समय वो उपस्थित हुए तो उन्होंने निश्चित तौर पर मीटिंग्स लेकर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया था। तो ऐसा भी हुआ है कि जो पहले आते रहे हैं और जो उनके विषय में भी संज्ञान में हर एक विषय आता रहा है और वो उस समस्या को हल करने में सदैव कार्य करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो अभी हो सकता है नवरात्रि के बाद तो जो है, और जो अभी सदस्यता अभियान भी चल रहा है उसमें भी थोड़ा बहुत बिजी रहे हैं। तो निश्चित है कि इसके बाद में आफ्टर दशहरा डेफिनेटली सारे मंत्रियों के प्रवास जो है वो सुनिश्चित होकर के जो भी उनके प्रभार का क्षेत्र है वो उसमें बैठकें लेने की उपस्थित रहेंगे। लेकिन प्रियंका जी, मेरी जहां तक जानकारी है लगभग
करीब 1.5 महीना होने को आ गया है। 1.5 महीने में प्रभारी मंत्रियों को प्रभार के जिलों में कम से कम मेरी जानकारी जैसे प्रहलाद सिंह पटेल है, कैलाश विजयवर्गीय है, राकेश सिंह है, इन लोगों ने लगभग 2-2 बैठकें कर ली हैं। लेकिन बावजूद इसके जो और जिनके पास 2-2 जिलों के प्रभार है उन्होंने एक बैठकें कर पाए हैं। आपको ताजे उदाहरण मैं अपने भोपाल के देता हूं। प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने 4 बार बैठकें टाली और 5वीं बार में बैठक कर पाए हैं। मुख्यमंत्री जबकि इंदौर जैसे बहुत आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले में 3 बैठकें कर चुके हैं। तो कम से कम अपने मुखिया से तो ये संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई को बढ़ना चाहिए, क्योंकि लगातार लोग अगर भोपाल आ रहे हैं तो समस्या जस की तस तो खड़ी है ना। देखिए, समस्या जस की तस नहीं रहती है। निश्चित तौर पे वहाँ के स्थानीय स्तर के जो विधायक हैं या सांसद हैं वो भी सक्रियता से अपने विषयों को रख रहे होते हैं और अपने क्षेत्र के लिए सक्रियता से बने रहते हैं। तो समस्या निराकरण नहीं हो रहा अभी तक। जो भी समस्या जो भी विषय सामने आए डेफिनेटली उनके पास संज्ञान में कार्रवाई की गई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर प्रभारी मंत्रियों की बैठकें नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि कार्य संपादित नहीं हो रहा है। जो योजनाएं है, जो संचालन है वो निश्चित तौर पे हो रहा है और आगे भी इस चीज के लिए मुस्तैदी से कहा जाए तो हमारे माननीय सीएम जी ने जो स्टैंड लिया है और उन्होंने भी खुद ने ये कहा है कि आपको जल्द से जल्द जो अपनी बैठकें हैं कंप्लीट करनी है और उनको रिपोर्टिंग करनी है। तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी आगे ध्यान देंगे और जैसा भी होगा उचित निर्णय लेंगे। चलिए, जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र जी, आपकी भी 15 महीने की सरकार थी, अनुभव जरा कम था, लेकिन उस दौरान भी देखा गया था कि प्रभारी मंत्री अपने जिलों में बैठ के नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आप जो सवाल उठाते हैं भाजपा की सरकार पर कि जिलों में समस्याएं हैं, राजधानी में समस्याएं हैं, आखिर आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, देखिए दीक्षित जी, सबसे पहली चीज तो हमारे पास 15 महीने का तो समय रहा। उसमें प्रभारी मंत्रियों की घोषणा ही 6 महीने लग जाते हैं सरकार बनने के बाद, और उसके बाद लगातार दौरे चालू हुए, क्योंकि हमने शुद्ध के लिए युद्ध चलाने का काम किया था और उसकी वजह से हमें प्रभारी मंत्रियों के दौरों की नितांत आवश्यकता थी। इसलिए सबसे पहला काम ये हुआ कि प्रभारी मंत्री शुद्ध के युद्ध के लिए क्षेत्रों में चले गए और लगातार 3-3 दिन का प्रवास किया और शुद्ध के लिए युद्ध और माफिया के खिलाफ काम करने का काम शुरू हो गया था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नवरात्रि की वजह से दौरे नहीं हो पाए। अरे अभी दीपावली आएगी, आप कहेंगे दीपावली की वजह से दौरे नहीं हो पाए, होली की वजह से दौरे नहीं हो पाए। ये तो कोई तर्क नहीं होता है। सवाल इस बात का उठता है कि इसको जो आपने कहा अंदर खाने, तो अंदर खाने विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है कि प्रभारी मंत्री झिझक रहे हैं अपने क्षेत्रों में जाने में, प्रभार वाले जिले में। जहां तक आप देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रियों के टिकट काटे थे, जो वरिष्ठ विधायकों के टिकट काटे थे, वो उस जिले में सक्रिय है और वो समानांतर प्रभारी मंत्री की सरकार चला रहे हैं। इसलिए प्रभारी मंत्री कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहे हैं और वो दौरे में टाला बिटोली कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा क्या हुआ हरदा में एक सीनियर मंत्री, कैबिनेट के बड़े मंत्री जी जब चुनाव हार गए तो उन्हें क्या किया, उन्हें पार्षद से भी नीचे सांसद प्रतिनिधि बना दिया गया। वो मंत्री कैसे प्रभारी मंत्री की चल जाने देंगे? ये है हाजरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नहीं, लेकिन जितेंद्र जी, ये तो पार्टी संगठन का एक रीति नियम होता है कि वो अपने किसी नेता को एडजस्ट तो कर रहा है कम से कम, वो कि उनने प्रतिनिधि बना दिया, मतलब आपको एक जिम्मेदारी दी है, आप इस पे भी आपत्ति उठा रहे हैं? ना, बिल्कुल नहीं उठा रहे आपत्ति। हमने तो स्वागत किया था, लेकिन 3 दिन बाद आदेश वापस क्यों हो गया? ये भी तो सवाल उठता है ना। अगर बनाया था और बहुत बड़ा पद था और उनका कद इस लायक था, 3 दिन बाद आदेश वापस क्यों लेना पड़ गया? ये भी सवाल उठता है कि नहीं उठता? असल में ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हारे हुए विधायक हैं, जिनके टिकट कटे हैं, वो अपने जिले में कोई भी प्रभारी मंत्री का हस्तक्षेप नहीं चाहते। इसलिए देखिए, जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके तो दौरे कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन जो अभी वरिष्ठ नहीं है, जो कनिष्ठ है, उनको कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और ये हम और आप सब लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भले विश्वास न करे, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की अनदेखी, मुख्यमंत्री की आंखें बंद कर लेने से भी सारी स्थिति उत्पन्न हुई है। मुख्यमंत्री कहाँ आके बंद करके बैठे हैं? मुख्यमंत्री तो खुद 3 बैठकें कर चुके हैं इंदौर में। मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री की तरफ से एक भी नोटिस जारी नहीं हुआ कि इतने दिन हो गए आपको। जितेंद्र जी, आप इतने सीनियर लीडर हैं,
मुख्यमंत्री कब नोटिस जारी करता है? कि कमलनाथ जी ने कितने नोटिस जारी कर दिए थे? मुख्यमंत्री के प्रति प्रभारी मंत्री जवाबदेह होता है, उसको बताना पड़ता है कि इतने दिन तक हो गया लेकिन हमने दौरा क्यों नहीं किया। ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है कि अगर प्रभारी मंत्री नहीं जा तो रहा भाई है कैबिनेट में डांट डपट होती तो है, ये अंदर की बात तो है। तो मैंने भी तो उसी का जिक्र किया, आप सुन लीजिए आप। हाँ, जब मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं आंखें बंद करके फैसले करेंगे, मैं आपको बताता हूँ 100 करोड़ रुपए के विधायक को प्रस्ताव, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को 100 करोड़ रुपए के प्रस्ताव लाने का बोल दिया, और जो विपक्ष के विधायक है, जो कांग्रेस के विधायक है, वो क्या विधायक नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो अपनी विधानसभा में विकास कार्य करा सके? मैं आपकी बात का जवाब प्रियंका जी से लेता हूं। प्रियंका जी, भाई देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि चूंकि मध्य प्रदेश सबका है और मध्य प्रदेश के अगर मुखिया हैं और किसी राजनीतिक दल का मुख्यमंत्री नहीं होता है, वो चूंकि प्रदेश का मुखिया होता है। ये जितेंद्र जी का एक आपत्ति है कि देखिए, आप भाजपा के विधायकों को तो इतने पैसे दे रहे हैं विकास कार्य के, और कांग्रेस के जब विधायक मिलने पहुंचते हैं तो आप उनसे कहते हैं अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट बना के दीजिए। तो ये आखिर ये जो समानता का जो अंतर है, ये कैसे दूर होगा? क्योंकि यही तो एक विवाद का विषय बनता जाता है धीरे धीरे। देखिए भाई साहब, जितेंद्र जी भाई साहब डेफिनेटली मुझसे तो वरिष्ठ ही है, राजनीति में भी हस्तक्षेप थोड़ा सा लोग ज्यादा ही रखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, शायद जितेंद्र जी समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं भेदभाव की राजनीति भाजपा करती है, हालांकि ऐसा कहीं हुआ नहीं है। इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण है जिसको ये खुद भी स्वीकार करेंगे। 20 साल से आप लोग नारा लगाते हैं कि भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश हर चीज के लिए, सही व गलत के लिए, मध्य प्रदेश की हर चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। अब आप लोग क्रेडिट लेते हैं छिंदवाड़ा के विकास के मॉडल का, वहां की तरक्की का, और छिंदवाड़ा में सरकार अधिकतर जो विधायक रहे, सांसद रहे, वो कांग्रेस के रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करती है और पक्ष की राजनीति करती है, पक्षपात की राजनीति करती है, तो कमलनाथ जी ने घर के पैसे लगा करके तो विकास नहीं किया होगा ना छिंदवाड़ा का। भाई पैसा गवर्नमेंट का ही लगा होगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से लाए हो, 4 साल से हमारे जो केंद्र में सरकार हो वहां से लाए हो। घर का पैसा लगा के तो आपने छिंदवाड़ा का विकास किया नहीं है। तो निश्चित तौर पे आप लोग की जो कथनी करनी के भेद ना, वो यहीं से दिख जाते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा करते हैं। आप लोगों के मन में ये रहता है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। ये आपके नेताओं के शब्द होते हैं। इसी तरीके से आप पुलिस वालों को डराते हैं, इसी तरह से प्रशासन को डराते हैं। तो क्यों दूर जाते हो? अभी आप हरदा का उदाहरण ले रहे थे। आपके की दिलवा रहे हैं शीटर से, जिस आरटीआई कार्यकर्ता को आदन जाट जिसने आरटीआई लगाई है और आपके विधायक जी के घोटाले उजागर कर रहा है, उसको आप डरा रहे हैं। आप चाहे तो मैं अभी उनका ऑडियो आपको सुनवा सकती हूँ, किस तरीके से हिस्ट्री शीटर डरा रहा है आरटीआई कार्यकर्ता को। ये है आप लोग के चाल चलन और चरित्र और चेहरा आप लोगों की कांग्रेस का। इसलिए हर जगह आपको इसी तरह का पक्षपात नजर आता है, हमें नहीं दिखाई देता। हमारे लिए जहाँ पे हमारे विधायक हैं वहाँ वो क्षेत्र भी हमारा है, और जो क्षेत्र हमारा नहीं। अभी अगर हरदा की मैं बात करूँ तो जिस समय से रिजल्ट आया उसके बाद से 5 से ज्यादा सड़कें जो हैं वो स्वीकृत हुई हैं, जबकि विधायक तो वहाँ पर कांग्रेस के। ऐसे तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर कोई भी योजना लागू ही नहीं होनी चाहिए। परंतु ये सब आपका व्यवहार है, हमारा नहीं। मैं आपकी छोटी सी बात का एक छोटा सा कमेंट लेता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी खबर पे आऊंगा। जितेंद्र जी, उनने देखिए इतनी सारी बातें कह दी। आप छिंदवाड़ा का विकास तो स्वाभाविक तौर से केंद्रीय मंत्री रहे, पर्यावरण मंत्री रहे, तो उन्होंने वहां अपने केंद्र सरकार के बजट से किया होगा। ये बात तो सही कह रही है प्रियंका जी, कोई अपनी जेब से तो खर्च नहीं करेगा वहां। लेकिन अगर इतना डेवलपमेंट हुआ तो फिर इतनी नकारात्मक भूमिका वहां जनता के बीच में क्यों गई कि वहां से आप चुनाव हार गए? देखिए दीक्षित जी, सवाल इस बात का उठता है कि जो पैसा छिंदवाड़ा में आया वो एडिशनल बजट आया, वो केंद्र सरकार के स्पेशल बजट से विकास हुए हैं, उसमें मध्य प्रदेश के बजट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नहीं, तो क्या ये मान लिया जाए कि कमलनाथ जी की भाजपा के नेताओं से गलबैयां थी इसलिए ज्यादा बजट आ गया? इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये भूपेंद्र सिंह जो है ना, इनके पूर्व मंत्री, हाँ। उनको रहने के लिए मकान नहीं था, नकुल नाथ का नाम से बंगला अलॉट करके उनको दिया गया। ऐसे अनेकों मंत्री हैं, कोई भेदभाव कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं हुआ। कदम विकास की बात की गई, चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया
कि नहीं, कमलनाथ जी ने बराबर पैसा दिया, चलिए। बराबर हर विधानसभा क्षेत्र के लिए आज फंड आज का आज allotment आज किया गया। जितेंद्र जी, आज मेरा जो विषय है वो विशुद्ध रूप से जो है प्रभारी मंत्रियों को लेकर है। प्रियंका जी, एक सवाल आपसे और पूछूंगा। मेरे सामने दो उदाहरण है, चूंकि अंदर की बात है ये खबरों को लेकर सियासी। मुरैना में आपके एक प्रभारी मंत्री जाते हैं, वहां बैठक करते हैं, बैठक में वहां उनको बिल्कुल दो चार होना पड़ता है। अफसरों के साफ तौर पर ये वहाँ विधायकों का कहना होता है कि यहाँ अफसर हमारी सुनते नहीं है, यहाँ सिर्फ एक नेता की सुनते हैं। ऐसा ही मेरे पास एक उदाहरण है कटनी का, जहाँ राव उदय प्रताप सिंह प्रभारी मंत्री हैं। वहाँ स्वाभाविक तौर से वो संसदीय क्षेत्र जो है प्रदेश अध्यक्ष जी का भी, और वहाँ पूर्व मंत्री विधायक हैं। ऐसा ही मेरे सामने उदाहरण है सिवनी का, सिवनी और बालाघाट। ये आखिर ये जो दोहरापन है, क्यों आखिर ये दिक्कत आती? प्रभारी मंत्रियों को आपने प्रभार तो दे दिए, लेकिन वहां अफसर उनकी सुनते नहीं है, तो ये नकेल आखिर कैसी कैसी जाएगी? ये बिल्कुल अंदर खाने की बातें हैं प्रियंका जी। देखिए, अंदर खाने की बातें आप तक क्या आई हैं, किस तरह से आई हैं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ना, मुरैना उदाहरण दिया मैंने आपको, कटनी उदाहरण दिया, सिवनी दिया, बालाघाट दिया। देखिए, मैं विरोध नहीं कर सकती इस बात का। निश्चित तौर पे अगर आप कह रहे हैं तो सत्यता की, मैं इस चीज से परे नहीं जाना चाहती, परंतु स्थानीय स्तर के जो विषय होते हैं, ये बात बहुत प्रैक्टिकल है कि स्थानीय नेताओं के, जनप्रतिनिधियों की जानकारी में जाता होता है और उसमें हर प्रकार की निष्पक्षता बनी रहे। हर व्यक्ति का अगर बात करा जाए तो सभी को समानता के साथ में सभी के कार्य संपादित हो सकते हैं। प्रभारी मंत्री भी उनके साथ में मॉनिटरिंग करते हैं, और ये प्रभारी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि बाहर से भी कोई व्यक्ति का नियंत्रण। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। इसी में एक मेरा प्रति प्रश्न है। आपके यहाँ प्रभारी मंत्री हैं विश्वास सारंग जी, उनने कितनी बैठकें कर ली अभी तक? मैं बता रही हूँ ना कि 15 अगस्त के समय लगातार वो 2 दिन के प्रवास पे थे और उन्होंने अपनी बैठकें वहाँ पर की है। मैं जिला दो बैठकें उनकी, हाँ, जिला स्तर पे है, पहुँच चुके हैं वो, और वो कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे मैं आपको वही कह रही हूँ कि प्रभारी का ऐसा नहीं है कि कोई सुनता नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सुन नहीं रहे, या हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति का एक अपना नजरिया होता है। जिसकी सुनवाई हो जाती है उसे लगता है कि हमारी सुनी जा रही है, और जिसकी सुनवाई नहीं हो पाती है, जो कहीं प्रशासनिक तौर पे या नियमावली के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें लगता है सुनवाई नहीं हुई है। तो देखिए, 100% सेटिस्फेक्शन कर पाना तो शायद भगवान के लिए भी संभव नहीं है निश्चित तौर पे, लेकिन अगर कहीं कोई त्रुटियां रह गई होंगी तो निश्चित उसमें भी सुधार किया जाएगा। मेरे को लगता है कि आपको ये सारी बातें ऊपर तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन ठीक है, ऊपर बिल्कुल जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई विषय किसी को नहीं पहुंचता, क्योंकि जनता परेशान होती है प्रियंका जी, इसलिए मैंने आपके संज्ञान में लाया मामला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये बात। अगर कोई विषय, मैंने आपको कहा ना कि जो भी विषय जानकारी में आते हैं, निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधियों के भी माध्यम से या फिर प्रशासनिक अमले के माध्यम से निश्चित तौर पे सामने रखे जाते हैं। वे कोई विषय चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, परंतु प्रभारी के भी जानकारी में होते हैं, जनप्रतिनिधियों की भी जानकारी में होते हैं। बशर्ते ये मैंने आपसे कहा ना कि 100% सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं हो सकता। जिसकी सुनवाई हो जाती है उसे लगता है कि हाँ, हम बिल्कुल हमारे साथ में जो हुआ वो सही हुआ। जिसका अगर थोड़ा बहुत भी नियमावली में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली उसको फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना ही जनप्रतिनिधि कुछ कर सकते हैं, ना प्रभारी कुछ कर सकते हैं। जो भी काम होगा तो नियमावली से ही ना। ठीक, चलिए अब दूसरी खबर की बात करूंगा। विजयपुर का रण है। विजयपुर के रण की अभी घोषणा होना बाकी है, लेकिन बावजूद उसके भाजपा और कांग्रेस में कमर तोड़ तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा की अगर बात करें तो 2 घर आगे चलती नजर आ रही, खासकर सियासी दृष्टिकोण से देखा जाए। मुख्यमंत्री के तमाम दौरे हो चुके हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो चुके हैं, लाडली बहना का इतना बड़ा आयोजन हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने में एक चोट अभी हाल ही में लगी है कि वहां सीताराम आदिवासी को जो सरकार ने जिस पद से नवाजा है, कांग्रेस उन पर डोरे डाल रही थी, लेकिन कांग्रेस को एक झटका लगा है, अंदर खाने की ये बात है। लेकिन अब कांग्रेस के एक बार नेता फिर इकट्ठे होकर, जिसमें नाम है जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, अपना अगर देखा जाए तो जयवर्धन सिंह, और ये तमाम नेता जो है, और खासकर अरुण यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, ये चारों पांचों इकट्ठे होकर ये विजयपुर पहुंच रहे हैं और विजयपुर में उस जमीन को तलाशेंगे कि आखिर कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए, और रामनिवास रावत जिनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि रामनिवास रावत वहां से चुनाव लड़ेंगे, उनको चुनौती कैसे दी जाए, इसी पर आज बात करेंगे और एक छोटे छोटे से कमेंट लेंगे। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी और प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं। जितेंद्र जी, इतनी देर बाद सूद पड़ी है कि अपने को सारे कांग्रेसियों के एक बार इकट्ठा होकर विजयपुर जाना पड़ेगा, ये भाजपा के अटैक के बाद का निर्णय है या उसके पहले का निर्णय है? नहीं, देखिए, विजयपुर हमारी प्राथमिकता में है।
विजयपुर में वोटर जो है कांग्रेस की मानसिकता का वोटर है, ये आपने देखा है। विजयपुर में हमारे लिए एक अच्छी जमीन है, क्योंकि मध्य प्रदेश का मतदाता कभी भी दल बदलुओं को स्वीकार नहीं करता है, ये आपने देखा। हमने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे कोलारस की बात करें, मुंगौली की बात करें, चित्रकूट की बात करें, अटेर की बात करें, दमोह की बात करें, इन्हीं परिस्थितियों में चुनाव हराया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। अब सवाल इस बात का उठता है कि इसमें विजयपुर में क्या होगा। विजयपुर में कांग्रेस बहुत आसानी से पराजित कर देगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सबसे पहली चीज, दीक्षित जी, आपको आज चूंकि बात अंदर खाने की चल रही है तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सुंदरलाल पटवा जब छिंदवाड़ा चुनाव लड़ने गए कमलनाथ जी के उपचुनाव में, तो ये क्या करते थे, होटल में रुके थे। सवेरे 11 बजे ये निकलते थे प्रचार के लिए और शाम को 6 बजे अपने होटल में आ जाते थे। पत्रकारों ने इनसे पूछा कि साहब, ये आप छिंदवाड़ा आए हैं और कमलनाथ के गढ़ में और इतना कम प्रचार में समय दे रहे, कैसे चुनाव जीतेंगे। तब सुंदरलाल पटवा ने कहा था कि चुनाव हवा का होता है और हवा कमलनाथ जी के खिलाफ बन चुकी है। आज वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लालच देके, जिस तरीके से प्रलोभन दे करके भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं का मत चुराया है, वो माहौल विजयपुर में साफ देखने को आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से सीताराम आदिवासी ने विरोध का झंडा उठाया था, उससे समझ में आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी मानसिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज अगर मैं कहूं कि किस तरीके से माहौल बना है, तो आज मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, विधायक से लेकर मंत्री तक और मंत्री से लेकर के छोटे कार्यकर्ता तक, अगर क्षेत्र में जाता है तो एक ही सवाल पूछा जाता है कि आपने जो वादा किया था महंगाई कम करने का, आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, उस पर कितनी सफलता मिली, मुझे ये बताइए। और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नहीं होता है। ये चुनाव का मुद्दा है और इस पर ही विजयपुर आपकी बात का एक छोटा सा कमेंट प्रियंका जी। प्रियंका जी देखिए, उनने एक बहुत संजीदगी से एक बात स्वीकारी है जितेंद्र जी ने, कि जब पटवा जी चुनाव लड़ने छिंदवाड़ा गए थे तो उन्होंने वहां जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि कमलनाथ के खिलाफ हवा है, इसको स्वीकारा है जितेंद्र जी ने। आप ठीक उसका उदाहरण वो विजयपुर में देना चाह रहे हैं कि विजयपुर में भाजपा के खिलाफ हवा है, क्योंकि आप लगातार जो दमन की राजनीति कर रहे हैं। अब इनकी बात का जवाब आप लगे हाथ दे दीजिए। दमन किसका हुआ है? चापलूसी का, चमचागिरी का, परिवारवाद का, किसका दमन हुआ है? बाकी तो सारी चीजों में मध्य प्रदेश रिकॉर्ड बना रहा है। अगर कृषि की बात करते हैं तो चारमणी अवार्ड 7 बार चुका है। अगर हम बात इकोनॉमी की करते हैं, मैं आपकी बात को बीच में काट रहा हूं। जब सीताराम आदिवासी लगातार बगावत कर रहे थे तो फिर उनको जो है पद से नवाज कर सरकार ने ऐसा क्यों किया कि कहीं कहीं संकट की घड़ी लग रही थी क्या, या ऐसा लग रहा था कि नहीं सीताराम आदिवासी की बगावत जो दिक्कत देगी? देखिए, निश्चित तौर पे अगर ये बात कर रहे हैं तो जिनकी ये उदाहरण लेके बात कर रहे हैं, सीताराम आदिवासी जी की बात का जो उदाहरण ले रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि रामनिवास जो रावत जी हैं वो जीत रहे हैं, जो स्थानीय नेता है। और अगर आप कहते हैं कि वो बगावती थे तो आपको लग रहा था कि वो आपके फेवर में आ सकते थे। और जितनी बातें आप यहाँ मेरे सामने कर रहे हैं, अगर आपने क्षेत्र में उपस्थित होकर जनता के सामने की होती तो शायद जनता आपको जनादेश देती। परंतु आप लोग मंच के ऊपर, जैसे आपके खुद के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं जीतू पटवारी जी, कि आप लोग बूथ पे जाकर के तो जीरो हो, बस भाषणों में हीरो हो, प्रवक्ता के तौर पे तो बैठ के आप लोग बहुत बातें कर लेते हैं, परंतु जमीन पे क्यों नहीं आप लोग जाकर जितेंद्र जी, आप सिर्फ प्रवक्ता के तौर पे हीरो हो, जमीन पे जीरो हो आप? नहीं, निश्चित, नो डाउट, मतलब एब्सोल्युटली ये लोग बातें बहुत अच्छी कर पा रहे हैं, परंतु जवाब दीजिए आप। प्रवक्ता के तौर पे आप हीरो हैं, ऐसा प्रियंका जी कह रही है, लेकिन जमीन पे जीरो हैं आप। नहीं, देखिए ऐसा है, आपको ये मैं नहीं कह रही हूँ, इनके प्रदेश अध्यक्ष है। अच्छा, इनका प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं, ठीक है। जीतू भाई भी कहते हैं, आपने वोट लिया है वो विकास के नाम का वोट नहीं है, वो सांप्रदायिकता की आग में झुलसा हुआ वोट है। आप इसको अपनी अगर उपलब्धि मान रही हैं तो आप ये देखिए, इस देश में 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ रही है तो मुझे इस देश की अर्थव्यवस्था पर कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आपने तो विकास का वादा किया था और आज आपने क्या किया, आपने 80 करोड़ लोगों को बीपीएल में शामिल कर दिया, बिना मुफ्त अनाज दिए। अपन विजयपुर की बात कर रहे हैं जितेंद्र भाई, विजयपुर में आपके पास सीताराम आदिवासी के अलावा कोई और कैंडिडेट है? मैं आपको बताऊं, विजयपुर छोड़िए,
हाँ। बुधनी में हमारे पास आधा दर्जन कैंडिडेट है जो कि जोर आजमाइश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए। ठीक। तो तो ये जो कल टीम जा रही है, ये जो कल कि कांग्रेस विजयपुर नेताओं में की क्या टीम जा रही है, वहां कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है प्रत्याशी के नाम का? कहाँ पर? कल विजयपुर में जो जा रही है टीम पूरी। नहीं, देखिए, ये तो चुनाव के घोषणा के बाद ऐलान होगा। अच्छा। लेकिन हम आपको एक चीज बता दें हाँ। कि ये जो दौरा प्रोग्राम बन रहा है हमारे इन बड़े नेताओं का, हाँ। ये बहुत सारे होमवर्क के बाद बन रहा है। अच्छा। इसमें हमने बहुत प्रतीक्षा की है हाँ। सवालों के जवाब लेने में, और जब हम मुतमईन हो गए इस चीज को लेकर के हाँ। कि हाँ, अब हमको चुनाव क्षेत्र में उतर जाना चाहिए, ठीक बात। तभी बहुत हमने ये बहुत दौरा देर बनाया बाद है। आप मुतमईन हुए हैं, और आपको मुतमईनता इतनी आसानी से मिले हम ये भी चाहेंगे। प्रियंका जी और जितेंद्र जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला। तो अंदर की बात में आज हमने 2 खबरों पर बात करी, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रभारी मंत्रियों के जो जिलों में दौरे होने चाहिए वो कितने कम हो रहे हैं, और आखिर प्रभारी मंत्रियों की रुचि जिलों में बैठकों के लेकर कहीं नहीं है, और जिलों में अगर बैठकें कर भी रहे हैं तो आखिर रसूखदारों से डर किस बात का है। दूसरी बात करी हमने विजयपुर के रण की। विजयपुर के रण में आखिर सीताराम आदिवासी का जो सिक्का चलाया भाजपा ने, उसके बाद अब कांग्रेस के नेता एकजुट होकर एक बार फिर जो है विजयपुर में ताल ठोकने जा रहे हैं, लेकिन आज भी उनके हाथ में प्रत्याशी का नाम खाली है। दावे जरूर कांग्रेस के अपने हैं कि हमारे पास प्रत्याशियों की लाइन है, लेकिन जीत किसकी होगी, जनता किसको चुनेगी, ये तो देखने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अंदर की बात में आज इतना ही। कल फिर नए विषय पर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे याद। नमस्कार।